Okay, now in today's class, we'll be discussing here the blood supply of all the organs that we have done until now. We will start here right from, you can say, abdominal viscera, that means the organs of the abdominal cavity, not the wall as such, but you see abdominal cavity, starting right from esophagus, stomach, then duodenum, you say jejunum, ileum, cecum, appendix, colons, then gallbladder, ducts, pancreas, liver. All these organs will be supplied. Not only this, but the kidneys, suprarenal gland, ureters. At the same time, you will see the body walls also, even diaphragm. All these structures will be supplied here through the class that we are going to discuss today. Means जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैनुअल में भी देखा होगा आपने कि जैसे इसोफेगस है तो पीछे ब्लड सप्लाई लिखी हुई है उसकी, वहाँ उसकी ब्लड सप्लाई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर आप यहाँ याद भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आर्टरियाँ मिलेंगी आपको। फिर वो 2 आर्टरियाँ किसकी ब्रांचेज है, क्या है, कुछ पता ही नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि आप उस ग्रेट वेसल को पकड़ें जहाँ से सब कुछ निकलता है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आ जाए। और वो ग्रेट वेसल जो है वो है एओर्टा, एंड दैट इज कॉल्ड द एब्डोमिनल एओर्टा. So you will actually be just to focus and you will grasp the abdominal aorta and that will solve your problems. तो उससे क्या होगा, एब्डोमिनल एओर्टा का टॉपिक भी हो जाएगा और उसके बदौलत आपके के सारे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई भी हो जाएगी। तो वहीं से इमर्ज होगा सब कुछ, और उसी को लेके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है एब्डोमिनल एओर्टा. And abdominal aorta means you are actually doing here the blood supply of everything, abdominal organs, posterior abdominal organs, etc. like that. उसमें हम यहाँ पर, तो जैसे मैंने ग्रेट वेसल्स में आपको बताया है, वेसल्स को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वेसल्स को स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन, देन इट्स की ऑफिशियल बिगिनिंग, देन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड कोर्स जो आपको छोटा छोटा नजर आ जाए, जहाँ से हम समझ सकें, किसी को बता सकें कि ये यहाँ से पास होता है, और क्लिनिकली जहाँ इंपॉर्टेंस है उसकी तो, एंड देन विल बी इट्स ऑफिशियल टर्मिनेशन, एंड देन द ब्रांचेज एंड दैट सप्लाई कि कहाँ वो जाती हैं. तो उसमें जैसे एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा, हमें पता है ना, यहाँ पर ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल तो है ही, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर आपको. इसका इमरजेंस कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड दैट इमर्जेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आपको पता है कि दैट इमर्जेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, and from left ventricle it is ascending aorta, then arch, and then the descending aorta. Half of it's almost it is in the thorax, descending aorta जिसको हम कहते हैं thoracic part, and then it passes through the esophageal, I say aortic orifice here. It passes through the aortic orifice of the diaphragm at the level of the T12, you say thoracic 12 की level पे ये enter हो गया through the aortic orifice into the abdomen, और यहीं से उसकी ऑफिशियल बिगिनिंग हो गई है एब्डोमिनल एओर्टा की. अब वो एब्डोमिनल एओर्टा, नाउ इट इज एक्चुअली पासिंग हियर इन द मिडल ओवर द बॉडीज ऑफ लंबर वर्टिब्रा, नंबर 1, 2, 3, 4. व्हेन इट रीचेस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द L4, ये आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए L1, L2, L3, L4, एंड व्हेन इट रीचेस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4, दिस इज द टाइम नाउ यू नो दैट, क्योंकि उसका आइडिया हो गया है कि नीचे 2 लोअर लिम्स हैं, एक से काम चलेगा नहीं, तो दिस विल बी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L4, इट विल स्प्लिट इनटू 2. दिस इज इट्स ऑफिशियल टर्मिनेशन, और ये इसकी ऑफिशियल टर्मिनेशन है. अंडरस्टैंड? सो दिस ऑफिशियल टर्मिनेशन मींस हियर इट टर्मिनेट्स इनटू 2 माने क्या, कॉमन इलियक्स. तो ये कॉमन इलियक्स में यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया, और जैसे कॉमन इलियक में टर्मिनेट हो गया तो कॉमन इलियक जो है इनके लिए फिर डायलेमा है कि ये कहाँ जाएं, ये लोअर लिम्ब में जाएं कि ये पेल्विस में जाएं, ये दोनों जगह जाएंगी. वो कॉमन वर्ड जब भी आ जाए ना, कॉमन वर्ड जब भी आ जाए हमेशा समझ लो कि ये जल्दी स्प्लिट होने वाला है. कॉमन तभी आता है, कॉमन पेरोनियल, हर जगह आपने देखा होगा कॉमन वर्ड, कॉमन कैरोटिड, ये कॉमन इलियक्स. सो दिस कॉमन इलियक विल बी एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू द 2, और 2 का मकसद यह है कि वन विल इंटर नाउ into the pelvis, this is the internal iliac, and one will enter into the lower limb, और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट पर वो लोअर लिम्ब में जैसे इंटर हो जाएगी तो उसका नाम फिर फीमोरल आर्टरी पड़ जाएगा. वो तो वहाँ का बात, वो तो फीमोरल आर्टरी आपने देख ली, लेकिन
एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिफोर एंटरिंग इनटू द पेल्विस, बिफोर एंटरिंग इनटू द लोअर लिम्ब, जाहिर है कुछ अब एब्डोमेन में भी होगी, और इसके बाद जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो तो सीधी पेल्विस में चली गई। अब इसका सारा खेल पेल्विस में है, और उसकी चंद ब्रांचेस आपने देखी भी थी जो लोअर लिम्ब में आई थी, जैसे सुपीरियर गिलुटल आर्टरी, इंफीरियर गिलुटल आर्टरी, पोडेंडल आर्टरीज, इंटरपोडेंडल आर्टरी वगैरह, ये आपने देखी हुई है वहां पर। ये इंटरनल इलियक की ब्रांचेस थी जो लोअर लिम्ब में आई थी थ्रू ग्रेटर शिएटिक फोरामेन। जैसे ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से आई थी आपके मीडियल कंपार्टमेंट में, ग्रेटर शिएटिक फोरामेन से आई थी आपकी इंफीरियर गिलुटल, सुपीरियर गिलुटल, पोडेंडल वगैरह, वो वहीं से आई थी। ये सारी ब्रांचेस किसकी? इंटरनल इलियक की ब्रांचेस थी। लेकिन हमारा मसला है अब इसके साथ, एओर्टा के साथ। तो इसका मकसद ये है कि एओर्टा की ओरिजिन आपने देखी कहाँ से? T12 लेवल से, थ्रू एओर्टिक ओरिफिस, और उसके बाद आपने उसका रूट और रिलेशन उनका देखे कि किस तरीके से ये मिडिल में कैसे आया है, ये कैसे इंटर होगा, तो कहाँ कहाँ से पास होगा? पास होगा जाहिर है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ है तो जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होंगे उसको छुपाएंगे जाहिर है। और ये जो इतना बड़ा पेंक्रियाज ऐसे कवर कर रहा है इसको आगे से, तो जाहिर है ये इसके बिहाइंड होगा। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ ड्यूडिनम भी कवर कर रहा है ना ये, तो ये ड्यूडिनम भी इसके आगे होगा, यानी ये ड्यूडिनम के भी बिहाइंड होगा। और इसी तरीके से ये चलता चलता यहाँ तक आ गया है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जो हैं वो तो जाहिर है वो बिहाइंड है ही नहीं, वो तो है ही कैविटी के अंदर। तो ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इसके साथ। तो इसका मकसद है कि इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या होंगी, ये खास तौर पे ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, आगे से आप देखेंगे तो ये ड्यूडिनम, अंडरस्टैंड, तो ये ड्यूडिनम उसको छुपा रहा है, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से। और ये पहुंचा कहाँ पर? ये पहुंचा आपके L4 वर्टिब्रा पर, और यहाँ से ये स्प्लिट हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, ये अगेन आप देख सकते हो। और जैसे ही ये पास हुआ यहाँ, अंडरस्टैंड, ये जैसे पास हुआ है एट द मिडल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो दो तरफ से देख रहा है वो अपनी दो किडनीज को भी। और जैसे जैसे ये नीचे आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो में स्प्लिट हो गया लाइक दिस होने में। अब ये जितनी भी देखें कि नहीं, अब इनकी हम ब्रांचेस को डिवाइड कर रहे हैं, ब्रांचेस को हम जान रहे हैं कि ये इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। अब ब्रांचेस को थोड़ा सा अगर, क्योंकि एक मेजर वेसल है, बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं इसकी, तो जहाँ आप देखने कि ये ब्रांचेस सिर्फ ऐसे नहीं हैं, इन ब्रांचेस को जब आप देखोगे ना तो आप इनको थोड़ा सा इनको डिवाइड करो डिविजन्स में। जैसे कुछ ब्रांचेस इसकी वो होंगी जो सप्लाई करेंगी, अरे कुछ ब्रांचेस की वो होंगी जो वाल्स को सप्लाई करेंगी, बॉडी वाल्स को, उनको पैराइटल ब्रांचेस कहते हैं। कुछ वो होंगी जो अंदर उसके विसरा को सप्लाई करेंगी, वो इनकी विसरल ब्रांचेस हैं। मामला यहाँ नहीं है कि कुछ बॉडी वाल को और कुछ विसरा को, आप ये कह सकते हो कि कुछ बॉडी वाल को सप्लाई करेंगी, उनको हम पैराइटल ब्रांचेस कहते हैं। और उन पैराइटल ब्रांचेस में कुछ पेयर्ड होती हैं जो बायलैटरली निकलेंगी, और कुछ सिंगल भी होती हैं, अनपेयर्ड भी। तो यू कैन से दैट देयर आर पेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस, एक ग्रुप, देयर आर अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस, एक और ग्रुप। देयर विल बी पेयर्ड विसरल ब्रांचेस, जैसे किडनी है तो उसकी ब्रांचेस जो होंगी रीनल आर्टरीज, अनपेयर्ड होंगी, पेयर्ड होंगी? जाहिर है दो हैं तो पेयर्ड होंगी। लेकिन देयर विल बी सम अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस आल्सो। तो 4 ग्रुप्स में तकसीम हो गई यहाँ पे। दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स यहाँ पर अगर हम देखें तो उस ग्रुप में ये देखें, ये पहला क्या है? पेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस। क्या सप्लाई करेंगी? किसको? बॉडी वाल को। और बॉडी वाल का मकसद यह है कि डायफ्राम को भी और पोस्टीरियर बॉडी वाल को भी। आप कहेंगे इंटीरियर को क्यों नहीं? इंटीरियर में एओर्टा आता ही नहीं है। इंटीरियर को करेगा अगर कोई सप्लाई है तो एओर्टा अपनी किसी ब्रांचेस के थ्रू करेगी, खुद तो नहीं करेगी। इसका मकसद है कि एओर्टा से डायरेक्ट ब्रांचेस आने वाली हैं। एक जिसको हम कहते हैं सबकास्टल आर्टरीज, पेयर्ड सबकास्टल। इंटरकास्टल थी 12 के 11, क्योंकि हमारे पास 12 रिब्स होती हैं। अगर हमारे पास 12 रिब्स हैं तो इससे क्या जाहिर हुआ? 12 रिब्स हैं तो स्पेसेस हमारे पास होंगी 11। अगर 11 होंगी तो 11 इंटरकास्टल, लेकिन 12th के नीचे जो आएगी उसका नाम सबकास्टल होगा। वो सबकास्टल एक होगी कि 2 होंगी? 2 होंगी। तो 2 जो होंगी वो आपके बॉडी वॉल को सप्लाई करेंगी। तो ये होंगी सबकास्टल आर्टरीज। ये सबकास्टल आर्टरीज आप यहाँ देख सकते हो। ये सबकास्टल, ये सारी जितनी भी देख रहे हो ये इंटरकास्टल है, लेकिन ये जो लास्ट है ये क्या है? तो ये सबकास्टल है। सबकास्टल 12th रिब से नीचे है, ये 12th वर्टिब्रा है। तो इसका मकसद है कि ये एओर्टा एब्डोमेन में आ चुका है, और आ चुका है तो इसने पहली ब्रांच ये दी है। कौन सी?
सबकास्टल आर्टरी। तो ये इसका मकसद है कि पहली ब्रांच जो है आपकी, ठीक है, वो सबकास्टल आर्टरी क्या होगी, विसरा को कि बॉडी वाल को, तो पैराइटल होगी। अनपेयर्ड के पेयर्ड, तो पेयर्ड पैराइटल ब्रांच में पहली ब्रांच ये है, दिस इज सबकास्टल आर्टरीज। तो सबकास्टल आर्टरी। आ जाए दूसरी पे। अब जैसे देखें, ये देखेंगे इसने सबकास्टल आर्टरी तो दे दी, चलो अब जैसे ही यहां से ये एंटर हुई है, ये देखिए एओर्टिक ओरिफिस है, एओर्टिक ओरिफिस के बाद ये फौरन ये ब्रांच दे रहा है, ये जो ब्रांच दे रहा है यहां पर, तो आप देखिए एओर्टिक ओरिफिस से जैसे आया ये ब्रांच भेज रहा है अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम, और अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम है तो क्या करेगा, उसके मस्कुलेचर वगैरह को सप्लाई करेगा, और ये सप्लाई जो करेगा तो आप इस तरीके से ऐसे जाएंगे लेफ्ट और राइट में, ये बॉडी वाल को, विसरा को नहीं, ये किसको, बॉडी वाल को, तो इसका नाम पड़ जाएगा फ्रेनिक आर्टरी। डायफ्राम के ऊपर के नीचे, तो नाम पड़ जाएगा इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो ये बॉडी वाल की आर्टरी, ये विसरल है कि पैराइटल है, अनपेयर्ड के पेयर्ड, तो पेयर्ड पैराइटल ब्रांच में दूसरी ब्रांच ये है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। उसके बाद आप यहां पे देखें, जैसे आप नीचे आएंगे और नीचे आए और नीचे आए, उसके बाद तो विसरल शुरू हो गई, लेकिन और भी आप नीचे आएंगे ना, तो जैसे आपने इंटरकास्टल आर्टरीज देखी थी वैसे ही थोड़ा जब नीचे आएंगे तो आपको यहां से 3 से 4 आर्टरियां मिलेंगी, उनका नाम होगा लंबर आर्टरीज, दीज विल बी कॉल्ड लंबर आर्टरीज। कितनी, 3 से 4 आपको लंबर आर्टरीज मिलेंगी। तो दीज लंबर आर्टरीज विल बी एक्चुअली कॉल्ड अगेन व्हाट, किसको सप्लाई करेंगी, पोस्टीरियर बॉडी वाल को, पेयर्ड के अनपेयर्ड, तो ये आपकी तीसरा ग्रुप आपका ये होगा। तो पेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस आपने यहां पे देखी, तीन ब्रांचेस का मकसद देखे, 3 ग्रुप देखे, एक थी सबकास्टल, एक है इंफीरियर फ्रेनिक, और अब निकली यहां से लंबर आर्टरीज। तो ये 3 तो ये हो गई आपको, तो इसका मकसद है कि विल बी लंबर आर्टरी। उसके बाद जो ब्रांचेस आएंगी वो होंगी अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस। अनपेयर्ड का मकसद है कि ये सिंगल होंगी, अब वो कुछ लंबी चौड़ी नहीं होती हैं, ये अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस ज्यादा कुछ न सही एक होती है सिर्फ, और वो अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांच ये है, ये आप यहां पे देख सकते हो। ये कहां से आएगी, ये जैसे ये बाइफरकेट हुई है ना, कौन, एओर्टा, जैसे बाइफरकेट हुआ है, बाइफरकेशन से ये बिहाइंड से, ये आगे से नहीं, ये बिहाइंड से, ये बिहाइंड से एक आर्टरी आई ऐसे नीचे, किस वर्टिब्रा पे, 5th पे, उसके बाद ये कंटिन्यू रही किसमें, पेल्विस के अंदर, और कहां, मिडिल में तो किसके ऊपर से लाई कर रही है, ठीक है, ये कहां होगी, साइड से के बीच में, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये आर्टरी जो है ये कुछ लोगों में मुकम्मल तकरीबन ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप यहाँ पेल्विस में अंदर जाएंगे, ये मीडियन सैक्रल आर्टरी देखेंगे, ये सैक्रम पर, तो सैक्रम पर यहाँ सबसे पीछे कौन सा विसरा होगा, रेक्टम, वे पीछे कौन सा विसरा होगा, जब पेल्विस में आएंगे तब देखेंगे आप यहाँ पे सैक्रम, रेक्टम होगा। तो कभी कभी ये आर्टरी अगर इंटैक्ट हुई किसी बंदे में, तो ये रेक्टम को पीछे से सप्लाई देती है, और खुदा न खास्ता कोई रेक्टम पे सर्जरी होती है और रेक्टम रिमूव होता है, तो सर्जन को पता होना चाहिए कि कुछ लोगों में मीडियन सैक्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ये सब लोगों में मीडियन सैक्रल आर्टरी खत्म नहीं हो जाती, कुछ लोगों में ये मौजूद होती है। अगर मौजूद होगी तो यकीनन ब्लड सप्लाई दे रही होगी किसको, रेक्टम को। तो रेक्टम की सर्जरी में इस आर्टरी को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर किसी ने ध्यान नहीं रखा तो रेक्टल सर्जरी में ह्यूज ब्लीडिंग हो सकती है यहाँ पर। इसका मकसद है कि इसको लाइगेट करके बंद करना होता है, यानी सर्जन को जहन में ये बात होनी चाहिए कि कुछ लोगों में मीडियन सैक्रल आर्टरी होती है, अगर है तो उसको कंफर्म करो कि कहीं है तो नहीं, क्योंकि ये आर्टरी कभी कभी ऑब्लिटरेट होकर बंद भी हो सकती है, खत्म भी हो जाती है। रेक्टम को अपनी सप्लाई है मौजूद, लेकिन कुछ लोगों में ये भी मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं मीडियन सैक्रल आर्टरी। इसके बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। उसके बाद आप आते हैं क्या, उसके बाद आएंगे आप पेयर्ड विसरल ब्रांचेस पे। पेयर्ड विसरल ब्रांचेस, इसका मकसद यह है कि जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे, तुम्हें जो जो विसरा पेयर्ड मिलेंगे उनको पेयर्ड विसरल ब्रांचेस देनी होंगी। जैसे ऊपर से आए, सबसे पहले क्या मिला, हाँ, किडनी के सुप्रारीनल ग्लैंड, तो पहले तुम्हें देना होगा सुप्रारीनल ग्लैंड को। तो इसका मकसद यह है कि इन आर्टरीज का नाम पड़ जाएगा, जो आप यहां से दे रहे हो, इनका नाम हो जाएगा सुप्रारीनल आर्टरीज। तो पहली पेयर्ड ब्रांच विल बी सुप्रारीनल आर्टरी। हाँ, उसके बाद तो वो बादशाह आर्टरी है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो 90 डिग्री पर, ये किस में चली गई, ये रीनल आर्टरी आपके किडनी के हाइलम में चली गई और सीधी अंदर
के अंदर जाने से पहले 2 में स्प्लिट हो जाएगी। तो आपको दिखाया था उसके आगे से कवर कर देगी उसको वेन, तो वी वेन, फिर आर्टरी, फिर यूरेटर, फिर आर्टरी। तो VAUA अरेंजमेंट आपको बताया था हमने कि इस तरीके से होगी। तो ये रीनल विल बी पेयर्ड विसरल आर्टरीज, और उसके बाद यहां से उठेगी ये आर्टरी, और ये है हमारी गोनाडल आर्टरी। गोनाडल इन केस ऑफ मेल टेस्टिकुलर नाम होगा इसका, और इन केस ऑफ फीमेल ओवेरियन नाम होगा इसका। इसको गोनाडल आर्टरी कहते हैं, गोनाड सेक्स ग्लैंड्स। तो ये गोनाडल आर्टरी होगी। और याद है आपको ना, ये टेस्टिकुलर आर्टरी यहां से जहां से ये ट्रेवल करेगी, तो ये इस वक्त यहां किस सैंडविच में बैठी हुई है? बॉडी वॉल के अंदर। ये आपको पता है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, तो ये कवर्ड है बाय मींस ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम, देन इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट एंड बिहाइंड विल बी द फेशिया ट्रांसवर्सलिस। तो ये अंदर का सैंडविच है। और ये इसी तरीके से यहां से जैसे उतरेगी, तो ये अकेली उतरेगी या टेस्टिस को नीचे लेके जाएगा, और अगर टेस्टिस को नीचे लेके जाएगा तो इसको तो स्क्रोटम में आना है। इसका मकसद ये है कि जिस सैंडविच में बैठी हुई है, तो कौन से वाले लेयर में बैठी हुई है? ये लेयर नंबर 9 में से किस में? 8th में, क्योंकि आगे से 9th लेयर जो इनसाइड है, 9th लेयर है वो पैराइटल पेरिटोनियम, तो ये 8th में बैठी हुई है। तो 8th में जो बैठी हुई है, तो स्क्रोटम में जो आना है, तो स्क्रोटम तो 1, 2 और 3 लेयर है। इसका मकसद ये है कि ये अंदर की तरफ आएगी पेरिटोनियम की तरफ, कि ये बाहर की तरफ जाएगी। और बाहर की तरफ क्या मिलेगा तुम्हें? 7th लेयर। और 7th लेयर में क्या होगा? फेशिया ट्रांसवर्सलिस। और आपको पता है ना कि फेशिया ट्रांसवर्सलिस में एक सुराख होता है, नाम है इसका डीप इंग्वानल रिंग। तो ये डीप इंग्वानल रिंग से पास होगी ये टेस्टिकुलर आर्टरी अकेली, कि स्पर्मेटिक कार्ड का कंटेंट बनेगी। और स्पर्मेटिक कार्ड का कंटेंट बनेगी तो हमने आपको बताया कि ये किस तरीके से इंग्वानल कैनाल में से ट्रेवल होगी, और ट्रेवल होने के बाद स्क्रोटम में आ जाएगी स्पर्मेटिक कार्ड। ये क्यों, कौन लेके आया इसको? टेस्टिस लेके आया, क्योंकि टेस्टिस यहाँ से डिसेंड होता है, और तभी आपको इतनी लंबी आर्टरी यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ओवरियन होगी तो ऐसा खेल नहीं होगा। डिसेंड तो वो भी करेगी ओवरी, लेकिन ओवरी बाहर नहीं आती है, ओवरी अंदर की तरफ जाएगी। ओवरी को बाहर के 7 लेयर से मुकाबला नहीं करना है, क्योंकि मैं ओवरी हो कि टेस्टिस हो, किस लेयर में इस वक्त ओरिजिनली बैठे हुए 8वें लेयर में। टोटल लेयर होते 9, 8वें में अगर तुम बैठे हुए हो, तो अगर तुम बाहर जाओगे तो मुकाबला कितने लेयर से होगा? 7 से। लेकिन तुम अंदर आ गए तो मुकाबला कितने लेयर से? 1 से। ओवरी ये तरीका अख्तियार करती है, ओवरी आती है अंदर की तरफ, सिर्फ एक पेरिटोनियम से मुकाबला है इसका, बस डिसेंड भी करेगी और पेरिटोनियम को अंदर भी ले आएगी, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ओवरी इससे ज़्यादा नहीं करती, तो ओवरी को इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ओवरियन आर्टरी कहलाएगी। तो आपने कितनी आर्टरियाँ देखी? 3। ये किसको मिली हैं? विसरा को। और कौन से विसरा? 3 विसरा, सुप्रारीनल। और ये थोड़ा सा मैं बता आपको, नहीं सर वो यूरेटर तो आप भूल ही गए। यूरेटर हम भूले नहीं हैं, हम भले भूल गए हों, लेकिन यूरेटर ने ब्लड सप्लाई लेना भूली नहीं है। यूरेटर के नाम पर कोई आर्टरी है ही नहीं, लेकिन यूरेटर की इतनी सप्लाई होती है, इतना ब्लड में डूबा हुआ होता है एक तरह से, जो आप देखेंगे तो यूरेटर आपको ऐसा ही नजर नहीं आएगा, नेटवर्क चढ़ा हुआ होगा उसके ऊपर ब्लड वेसल्स का। अभी आपने यहां पे देखा था ना, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये देख रहे हैं आप, सुप्रारीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सीक्रीशंस ब्लड में डालते हैं। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड जहां भी मौजूद होता है, बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद ही उन जगहों पर होता है जहां पर ह्यूज ब्लड सप्लाई होती है। अगर ब्लड सप्लाई ह्यूज नहीं भी होगी ना, तो वो अपना इंतजाम कर लेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था शायद कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड तो पूरे बॉडी में मौजूद है, ये तो कहीं भी जाएगा, अपना हार्मोन जो है वो ब्लड में डाल सकता है। मेरी तरफ से ये अगर थ्रोट में भी बैठा हुआ हो ना, फिर भी मुझे इसके हार्मोन्स पूरे बॉडी में मिल जाएंगे। तो ये किडनी के ऊपर ही आके क्यों बैठा है भाई? यहां अगर क्या इस किडनी के साथ इसका कोई वास्ता है क्या? क्या इसने अपने हार्मोन्स को किडनी में डाले हैं क्या? इतना कुछ के बैठा किडनी के ऊपर है। रीनल फेशा भी सेम है, कमरा उसका अलग है। इतना कुछ कि आप अगर किडनी को हटा भी देंगे तो ये वहां पर अपने अलग कंपार्टमेंट, रीनल फेशा के अलग कंपार्टमेंट वहां बैठा हुआ होगा। तो अगर मैं इसको यहां से हटा के कहीं और बैठा दूं तो क्या मुझे हार्मोन्स की कमी हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि इसको हार्मोन कहाँ डालने हैं? ब्लड में, और ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये यहाँ ही आके क्यों बैठा है? ये इसलिए यहाँ बैठा है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा उन जगहों पर बैठ के, नेचर ने उन जगहों पर उनको फिक्स किया हुआ है जहाँ हमेशा ह्यूज ब्लड सप्लाई होती है।
जहां ब्लड बहुत ज्यादा आता है। जैसे नोमन आप देखें ना कि एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा ना कि वो जो शुगर केन जो होता है, शुगर केन गन्ने की फसल उस जगह पे जहां उगाई जाती है जहां पानी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जहां पर कुदरत ने एंडोक्राइन ग्लैंड हर उस जगह पे बिठाए हुए हैं जहां पर कुदरत ब्लड सप्लाई जबरदस्त दे रही है। और यहां ब्लड सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? एक तो एओर्टा के करीब बिठाया है इसको यहां, दूसरा यहां रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनी को तकरीबन 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट दे रही है। वो कहता है इससे ज्यादा अच्छी जमीन मुझे कहां मिलेगी, जहां 20% ब्रेन से भी बेटर ब्लड मिल रहा है यहां पर। तो ये यहां पर आप बोल से ये तो किडनी को मिल रहा है, इसको थोड़ी ना मिल रहा है, मानते हैं, चलो एओर्टा से तो मिल रही है ना इसको सप्लाई, एओर्टा करीब होने से इसको सप्लाई जबरदस्त मिल जाएगी, नंबर 1। सिर्फ इससे नहीं मिलेगी, इसने क्या किया, इसने जो देखा कि यार किडनी को इतनी जबरदस्त सप्लाई मिल रही है तो क्यों ना मैं किडनी से भी थोड़ा शेयर ले लूं। तो रीनल आर्टरी दैट इज सप्लाइंग द किडनीज विल आल्सो सप्लाई फ्यू ब्रांचेस टू सुप्रारीनल ग्लैंड। हालांकि सुप्रारीनल ग्लैंड को अपना शेयर है, उसके बावजूद इसने एडिशनल शेयर लिया है किससे? रीनल आर्टरी से भी। एज इफ इट्स नॉट इनफ, अब इसकी भूख का अंदाजा लगाएं। ये आपने एक आर्टरी देखी थी ना, किसको सप्लाई की था? ये कौन सी आर्टरी थी? अंडर द डायफ्राम गई थी, पैराइटल वाली, पेयर्ड पैराइटल, इंफीरियर फ्रेनिक। अब जो इंफीरियर फ्रेनिक को इसने जाते हुए देखा तो उससे भी शेयर ले लिया। अब अंदाजा लगाएं कितनी ह्यूज ब्लड सप्लाई है। अपनी पर्सनल आर्टरी तो इसको है ही, साथ ने इसमें जाती हुई आर्टरियों को भी देख लिया, ऊपर से एक पेयर्ड पैराइटल आर्टरी देख ली, इंफीरियर फ्रेनिक, वहां से भी ब्रांचेस पकड़ ली और रीनल आर्टरी से ब्रांचेस पकड़ ली। इसलिए हम सुपीरियर वाली को कहते हैं, इसको कहते हैं सुपीरियर सुपरा रीनल आर्टरीज। ये जो इसकी अपनी होती हैं इसको हम कहते हैं मिडिल सुपरा रीनल आर्टरीज, और वो जो रीनल से लेता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर सुप्रारीनल। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि भले इसकी साइज कितनी भी छोटी है और कितनी ह्यूज ब्लड सप्लाई है इसको। इसलिए नहीं है कि ये ब्लड सप्लाई का भूखा है, इसलिए क्योंकि इसको डिलीवरी देनी है किसकी? हार्मोन्स की, ताकि वो जल्दी से बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। और हर जगह पर एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा है, हर जगह पर आपको आगे से एंडोक्राइन ग्लैंड आ रहा है ना, आपका पेंक्रियाज, आपने पेंक्रियाज तो एक्सोक्राइन है, मशहूर एक्सोक्राइन है, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर वो एंडोक्राइन है, क्योंकि वो देता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। पेंक्रियाटिक जूसेस तो देगा ही, डक्ट तो है ही उसमें, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये मौजूद है इंसुलिन। और ये तो यहां से अभी आपने क्या देखा? यहां से हमने देखी सुप्रारीनल आर्टरी, और उसके बाद देखा आपने रीनल, और आखिर में देखा क्या? अब जो आ रहे हैं ना हम लोग, वो हैं अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस। अब हो रहा है असल खेल शुरू। कौन सी ब्रांचेस? अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस। ये अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस माने क्या मतलब? अनपेयर्ड विसरल ब्रांचेस का मकसद ये है कि ये एओर्टा के फ्रंट से निकल रही हैं। वो अनपेयर्ड पैराइटल ब्रांच कौन सी थी? मीडियन सेक्रल। वो कहां से निकली थी? बाइफरकेशन में एओर्टा के बैक से, और ये निकल रही है एओर्टा के फ्रंट से। यानी यूं समझ लो मैं खड़ा हूं, यहां से निकल रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 अनपेयर्ड ब्रांचेस किसको सप्लाई करने के लिए आ रही है? ये जो सेंटर से निकलेंगी तो आगे आएंगी तो किसको सप्लाई करेंगे? विसरा को। कौन से विसरा? जो उनके मुट्ठी में आ गया। इसका मकसद है कौन से? जितने बताएं सबसे, सबको, इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक, और उस बीच में अगर आ गया ना ये हेपेटो पैंक्रियाटिको बिलियरी सिस्टम, वो भी, और वो स्प्लीन जो आपको नहीं बताई अभी, वो भी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ये 10, 15, 20 स्ट्रक्चर सारे के सारे इन 3 आर्टरियों से सप्लाई होंगे। अब चल के देखें आप उनको। लाइट ऑन करना थोड़ा। ओके नाउ अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से देखिए। इससे आपकी
जितने भी आर्गन्स जिनकी ब्लड सप्लाई में छोड़ता हुआ आया हूँ ये सारी यहाँ कवर हो जाने वाली है। अब देखें यहाँ से ये जितने भी आपने जीआईटी के आर्गन्स देखे थे, स्टार्ट आपने कहाँ से ली थी? ईसोफेगस से, उसके बाद ठीक है, और ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, और ये जेजुनम वगैरह होता 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 आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इलियम, और इलियम के बाद इलियम ओपन हुआ किस में? और सीकम के साथ जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर अपेंडिक्स, और यहाँ से हमने उठाया कोलोन, और सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनल कैनाल। और क्या सिर्फ यही, या उसके साथ ग्लैंड्स भी? और ग्लैंड में हमने यहाँ पकड़ा है इसको, और पेंक्रियाज का टेल लगाया किसको? स्प्लीन को। और याद करें कि सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं था, यहाँ हमने ओपन की मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, और साथ में यहाँ से भी लेके आए ऊपर से बाइल डक्ट। लिवर, और गाल ब्लैडर। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे रखे। अब एम्ब्रियोलॉजिकली होता क्या है, ये इसको पूरे को मिला के हम कहते हैं गट, GUT गट। अब गट के बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली 3 हिस्से होते हैं। जैसे ना होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वैसे यहाँ होता है फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। और हर गट के हिस्से की एक आर्टरी होती है। जैसे अगर बात करें ना हम फोर गट की, तो आप कहेंगे सर फोर गट कहाँ से शुरू होगा? फोर गट शुरू होगा आपके इसोफेगस से। क्या पूरे इसोफेगस से? नहीं, आप समझ लो कि लोअर हाफ ऑफ इसोफेगस से ये शुरू होगा, लोअर हाफ से, और इसोफेगस से लेके अब स्टमक भी उसमें आया, फिर ड्यूडेनम भी आया उसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में जैसे आप आए तो सेकंड पार्ट में एक इंपॉर्टेंट डक्ट ओपन होती है। कौन सी डक्ट? पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट की कॉम्बिनेशन। जिस जगह पर वो आके ओपन हो जाए तो तुम्हारा फोरगट खत्म। तो फोरगट इज एक्चुअली हैविंग व्हिच पार्ट्स? लोअर हाफ ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ड्यूडेनम। और उसके साथ जुड़े हुए जो भी स्ट्रक्चर आएंगे ना, वो भी उसी में शामिल हो जाएंगे। उसमें शामिल मतलब लिवर भी, गाल ब्लैडर भी, ये डक्ट्स भी, और पेंक्रियाज भी, और लगे हाथों स्प्लीन भी। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी गिनवाए हैं आपको, इनको कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फोरगट। और अगर ये फोरगट होगी तो फोरगट की एक ही ब्लड सप्लाई होगी। ये सारे जितने भी बेटे बेटियां हुई, इनकी माँ एक ही है। इसका मकसद है कि इनका खाना एक ही माँ बनाएगी, एक ही आर्टरी आएगी और इन सबको सप्लाई करेगी, और वो होगी फोरगट की आर्टरी। और वो होगी सिंगल विसरल आर्टरी जो फ्रंट ऑफ दी एओर्टा से इमर्ज होगी, और उसके बाद वो बेशुमार ब्रांचेस बनाएगी। बेशुमार क्यों? क्योंकि आर्गन्स ही इतने हैं। तो उसको हम कहेंगे द सीलिएक आर्टरी। तो इसका नाम क्या होगा? सीलिएक आर्टरी। और वो सीलिएक आर्टरी एओर्टा फौरी तौर पे दे देगा। कहां से? जैसे ये एंटर हुआ है। ये कहां से एंटर हुआ है? ये देखें, ये एओर्टा है, ये एओर्टा है, ये एओर्टा देख रहे हैं आप। ये एओर्टा कहां से दाखिल हुआ है? एओर्टिक ओरिफिस से। एओर्टिक ओरिफिस से जैसे डायफ्राम से ये पास हुआ है, भले इसने वो दी हो आपकी इंफीरियर फ्रेनेक, ये दी हो उसने पेयर्ड विसरल, कौन सी? सुप्रारीनल आर्टरीज। रीनल अभी नहीं दी, रीनल बाद में देगा। फौरन दे देगा कौन सी आर्टरी? ये आर्टरी यहां से, सीलिएक आर्टरी। इमीडिएटली ये तकरीबन T12 लेवल पे ही आ जाती है। तो दिस इज सीलिएक आर्टरी। सीलिएक आर्टरी को सीलिएक ट्रंक भी कहते हैं। और आपको पता है ट्रंक किन आर्टरियों को कहते हैं?
ट्रंक कहते हैं उन आर्टरियों को जो छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं और वाइडर होती हैं, इनको ट्रंक कहते हैं। तो ये भी स्मॉलर मतलब शॉर्टर, यानी साइज में छोटी, ल्यूमन में इतनी बड़ी। तो साइज में छोटी का क्या मतलब है कि ये बाहर निकलेगी वाइडर ल्यूमन के साथ और एकदम से बाइफरकेट हो जाएगी। बाइफरकेट या ट्राइफरकेट, चले 3 में स्प्लिट हो सकती है, 4 में भी हो सकती है। तो ये 3 में स्प्लिट हो जाती है, बहुत ही छोटी है। माने ये ट्रंक ऐसे निकला एकदम से 3 ब्रांचेस, ऐसे नहीं है कि इतना ऊपर आया फिर 3। तो हम इसको कहते हैं सीलियक ट्रंक, कह सकते हो सीलियक आर्टरी भी। फ्रॉग में तो मैंने कहीं पढ़ा था सीलियक एक्सिस भी कहते हैं इसको, सीलियक एक्सिस, लेकिन ये सीलियक ट्रंक है या सीलियक आर्टरी है। ये सीलियक आर्टरी क्या होगी? विसरल अनपेयर्ड ब्रांच। किसको सप्लाई करने वाली है? फोरगट के आर्गन्स को। लेकिन क्या फोरगट ही होता है कि उसके बाद फिर मिडगट शुरू हो जाता है? और मिडगट में कौन होगा? रिमेनिंग हाफ ऑफ द ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन। फिलहाल सीकम लार्ज इंटेस्टाइन नहीं था क्या? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन नहीं, असेंडिंग कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन, वो भी पूरा नहीं, हाफ भी नहीं। कितना? वैसे अगर कोई हाफ कहता है ना तो 10-15% वो भी दुरुस्त है, क्योंकि कुछ लोगों में हाफ भी होता है। कुछ लोगों में शुरू का 1/3 मिडगट में होता है, नेक्स्ट 2/3 जो है वो फिर हाइंड गट में होते हैं। तो मिडगट और हाइंड गट की जंक्शन क्या हुई? राइट 1/3 एंड लेफ्ट 2/3। लेकिन 95% लोगों में पहले 2/3 मिडगट में होते हैं और रिमेनिंग 1/3 जो है वो हाइंड गट में होता है। तो जंक्शन बिटवीन प्रॉक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3 इज एक्चुअली जंक्शन बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट। तो ये मिड गट एंड हाइंड गट यहाँ पर इस तरीके से होती है, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ पे निशान डालना है, यहाँ कोई लैंडमार्क नहीं है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली थ्रू डिसेक्शन हमने साबित किया कि यहाँ तक हमारी मिड गट होती है। तो फोरगट और मिडगट की जंक्शन जो है यहाँ पर तो बाकायदा लैंडमार्क होता है। कौन? बाइल डक्ट की ओपनिंग। यहाँ कोई लैंडमार्क नहीं है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? और फिर तो हाइंड गट है। हाइंड गट में माने बकाया जो है 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड, रेक्टम, हाफ ऑफ एनल कैनाल। कौन सा हाफ? शुरू वाला हाफ। ये नहीं, ये हाइंड गट में नहीं आएगा, बाकी ये होगा शुरू वाला। तो ये जितने भी आर्गन्स मैंने आपको दिखाए ये क्या हैं? ये हाइंड गट, मिड गट और फोरगट के आर्गन्स है, और हर एक को सप्लाई होगी एक एक अलग अलग आर्टरी की। अगर बात हो रही है फोरगट की तो दिस विल बी सीलियक आर्टरी, बात हो रही है मिडगट की तो जितने भी आर्गन्स आ गए तुम्हारे उसको सप्लाई करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। कहां से आएगी भाई? एओर्टा से। किधर से? जहां से सीलियक आई थी, थोड़ा नीचे से। ये भी पेयर्ड के अनपेयर्ड? अनपेयर्ड विसरल ब्रांच नंबर 2 ये है। तो फिर हाइंड गट को कौन सप्लाई करेगा? थोड़ा और नीचे आ जाओ, एक और आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये तीसरी आर्टरी, अनपेयर्ड विसरल ब्रांच, जो सप्लाई करेगी किसको? जो मैंने बताया बकाया आर्गन्स। कौन से? वो बकाया छोटा सा हिस्सा बच गया आपका ट्रांसवर्स कोलन का 1/3, डिसेंडिंग पूरा, सिग्मॉइड भी, रेक्टम भी और एनल कैनाल का अपर हाफ। ये सारे के सारे सप्लाई होंगे तुम्हारे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। अब जाहिर है आर्गन्स इतने ज्यादा नहीं है, चलो ठीक है, ब्रांचेस भी कम होंगी। सुपीरियर मेसेंटेरिक में आर्गन्स चलो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है। जैसे देखा तुमने जेजुनम इलियम कितना बड़ा था, 20 फुट का, तो आर्टरियां जाहिर ज्यादा होंगी। और इसी तरीके से फोरगट के। तो हम इन 3 जो आर्गन्स हैं, ये 3 जो आपके जो गट के पोर्शन से उनको 3 आर्टरियां देने जा रहे हैं। सबसे पहली कौन सी? सीलियक आर्टरी। देखो इसको, सीलियक आर्टरी को और इसको सप्लाई करो और आपको यहां अंदाजा हो जाएगा ये किस तरीके से आ रही है। चलें आप देखें, आप सीलियक आर्टरी, ये सबसे पहले ये देखें सीलियक आर्टरी ये आ गई है, इमर्जेस फ्रॉम फ्रंट ऑफ द एओर्टा। एओर्टा से फ्रंट से आने के बाद एकदम से ये 3 में स्प्लिट हो जाएगी। 3 में जैसे स्प्लिट हो गई है तो आप देखें ये पहली जो ब्रांच है ना इसकी, ये है फर्स्ट ब्रांच, ये नाम डालते हैं थोड़ी देर में। सेकंड ब्रांच जो है ये है,
और थर्ड ब्रांच ये है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ब्रांच। ये जो पहली ब्रांच है ना, ये वाली, ये देखिए ये यहां आ गई और इसने लेसर कर्वेचर के साथ रनिंग शुरू की है। ठीक है, अगर मैं इसको, इस आर्टरी का नाम मैं डाल दूंगा गैस्ट्रिक आर्टरी। स्टमक कैसे है, देखिए ऐसे, अगर स्टमक को मैं सीधा कर दूं ऐसे, तो लेसर कर्वेचर कहां पड़ेगा मुझे? चलिए स्टमक कैसे, स्टमक को मैं अगर हाफ कर दूं ऐसे, तो ऊपर का जो हाफ है, ठीक है, स्टमक को मैं हाफ करूं ऐसे, तो लेसर कर्वेचर भी कितने हिस्सों में बट जाएगा? 2 हिस्सों में। जो ऊपर का हिस्सा है, अंडरस्टैंड, जो ऊपर का हिस्सा है लाइक दिस, वो राइट पे पड़ेगा कि लेफ्ट पे? तो इसलिए इस आर्टरी का नाम भी पड़ गया है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो जो ऊपर आर्टरी होगी वो कौन सी आर्टरी होगी? ऐसी अगर कहीं मैं नीचे दिखाया मैंने तो वो जब आएगी तब देखेंगे। अभी ये कौन सी आर्टरी है? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो सबसे पहली जो ब्रांच है सीलिएक की वो कौन है? तो ये लेसर कर्वेचर का कौन सा हिस्सा सप्लाई कर रही है? अपर पार्ट। अगर ये अपर पार्ट कर रही है तो ये स्टमक जब शुरू हुआ है तो इससे पहले क्या था? वो इसोफेगस। और ये क्या था? इसोफेजल हाइटस। दिस वाज इसोफेजल हाइटस। और इसोफेजल हाइटस से ऊपर ये क्या था? थोरेक्स में मौजूद इसोफेगस। तो अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहां है तो फिर क्यों नहीं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थोड़ी सी ब्रांचेस इसोफेजल हाइटस में डाल के लोअर हाफ ऑफ इसोफेगस को भी सप्लाई कर दे? इसका मकसद ये कि ये आपकी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के लेसर कर्वेचर की तरफ ऊपर का हाफ सप्लाई कर रही है कि इसोफेगस को भी सप्लाई कर रही है? इसोफेगस को सप्लाई करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि लोअर हाफ ऑफ द इसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस वाज पार्ट ऑफ द फोरगट। और सीलिएक आर्टरी एक्चुअली मां है इन सब ऑर्गन्स की, तो अपने इसोफेगस को छोड़ देगी क्या? वो उसको भी खाना भेज देगी। क्यों भेजना है उसको? बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ फोरगट। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज सप्लाइंग द लोअर पोर्शन ऑफ लोअर हाफ और लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस आल्सो। तो लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को भी सप्लाई हो गया और स्टमक की कुछ न कुछ सप्लाई मिल गई आपको। कुछ न कुछ मतलब कहां से? लेसर कर्वेचर के अपर पोर्शन से। तो लेसर कर्वेचर के अपर पोर्शन से ये आपको सप्लाई मिल गई। अब आ जाएं आप दूसरे आर्टरी। तो नंबर 1 आर्टरी वाज लेफ्ट गैस्ट्रिक। अब आ जाएं अपनी अपनी दूसरी आर्टरी पे। अब यहां स्टमक पड़ा हुआ है, ये जो दूसरी आर्टरी है। अब स्टमक ऐसे स्टमक पड़ा हुआ है कि स्टमक के पीछे से पैंक्रियाज भी घूम रहा है। पैंक्रियाज स्टमक के बिहाइंड है। और अगर पैंक्रियाज स्टमक के बिहाइंड है तो हमने यहां पर देखा कि अगर ये पैंक्रियाज हमारे स्टमक के बिहाइंड ऐसे है, वो कहां तक पहुंच गया है? वो कहां? स्प्लीन तक। और ये जो हमारी दूसरी नंबर आर्टरी है, कौन सी? जो इस वक्त निकाल रहे हैं, किसकी दूसरी ब्रांच? सीलिएक की दूसरी ब्रांच। वो हमारे पैंक्रियाज के अपर बॉर्डर पर, जो रफ अपर बॉर्डर है और जिगजैग है, वो इस तरीके से जिगजैग कोर्स करती हुई इसके ऊपर से पास हो रही है। ये टेल किसको लग जाता है? तो ये भी स्प्लीन के हाइलम के अंदर दाखिल होके अंदर ब्रांचेस बना देती है और स्प्लीन को सप्लाई कर देती है। ये आर्टरी कौन सी है? इसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। क्या नाम है इसका? तो ये दूसरी नंबर आर्टरी, द सेकंड आर्टरी ऑफ योर सीलिएक ट्रंक इज स्प्लीनिक आर्टरी। ये स्प्लीनिक आर्टरी है। क्या कोर्स है इसका? टार्चुअस कोर्स, जिगजैग कोर्स है। और द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज बिहाइंड द स्टमक। और ये आर्टरी कभी कभी बिहाइंड द स्टमक, अगर खुदा न खास्ता कोई पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाए, अल्सर हो जाए स्टमक में, और स्टमक का अल्सर अगर रप्चर हो जाए तो उसका एसिड बाहर निकल आता है और इस आर्टरी को डैमेज कर देता है और ह्यूज ब्लीडिंग हो जाती है। तो जिसको हम कहते हैं क्या? स्प्लीनिक आर्टरी। क्या सप्लाई किया? जाके स्प्लीन को सप्लाई किया। मसला सिर्फ स्प्लीन का नहीं है, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ स्प्लीन नहीं है, यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसोफेगस है और इसके बाद स्टमक है कि नहीं? ये तुम्हारा ये स्टमक है। अब ये आर्टरी अंदर ब्रांचेस देने से पहले ही
2 से 3 ब्रांचेस यहां भेज देती है। ये किसकी ब्रांचेस बता रहा हूं मैं? स्प्लीनिक की अब ब्रांचेस हैं। स्प्लीनिक के जब पेंक्रियाज के ऊपर ऐसे लाया कर रही है तो क्या पेंक्रियाज को छोड़ देती होगी या इसको भी सप्लाई करती होगी? पेंक्रिएटिक ब्रांचेस। क्यों भाई? फोरगट है तो जाहिर है इसी को सप्लाई करना है। क्या स्प्लीन को सप्लाई नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये भी फोरगट का आर्गन है। क्या ये आर्टरी यहां गई है तो क्या स्टमक को छोड़ेगी? क्या अब उसे स्टमक तो सप्लाई हो चुका भाई। कितना सप्लाई हुआ है? ये तो सिर्फ लेसर कर्वेचर का अपर पोर्शन सप्लाई हुआ है, ग्रेटर के साइड पर और फंडस के साइड पर तो अभी आप बैठे हुए हैं। तो ये अंदर जाने से पहले ये स्प्लीनिक क्या देगी? 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस। किसको? स्टमक के किस हिस्से को? इस ऊपर वाले फंडस को। इनको कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये क्या सप्लाई होता जा रहा है? स्टमक सप्लाई होता जा रहा है। स्टमक की कितनी सप्लाईज अभी तक आपने देखी? नंबर 1 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और अब देख रहे हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वाज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलिएक and short gastric arteries were the branches of the splenic, but the splenic is the branch of the celiac. अब सिर्फ यही नहीं है बल्कि उसके साथ यही आपकी स्प्लीनिक आर्टरी अब की बार ग्रेटर कर्वेचर के साथ एक ब्रांच नीचे भेजती है। ग्रेटर कर्वेचर का नीचे का हिस्सा कि ऊपर का हिस्सा? ये देखो, ये लेसर कर्वेचर का ये हिस्सा ऊपर का है कि नहीं? तो ये भी ग्रेटर का कौन सा हिस्सा हुआ? तो ये आर्टरी मैंने लेफ्ट गैस्ट्रिक बताई कि नहीं? तो ये भी राइट होगी कि ये भी लेफ्ट ही गैस्ट्रिक आर्टरी होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक तो नहीं होगी, ये गैस्ट्रिक है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एपिपोलोइक। इसको कहते हैं क्या? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है। किसकी ब्रांच? स्प्लीनिक की ब्रांच। इसको हम लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलोइक आर्टरी कहते हैं। ये नंबर 3 सप्लाई है किसकी? स्टमक की। तो स्टमक की नंबर 1 सप्लाई लेसर कर्वेचर का ऊपर का हिस्सा लेफ्ट गैस्ट्रिक, ग्रेटर कर्वेचर का ऊपर का हिस्सा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलोइक, और फंडस का हिस्सा शॉर्ट गैस्ट्रिक। अब क्या रह गया? लोअर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर एंड लोअर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। इसको बाद में चल के देखते हैं। अब आपने यहां तक देखा 2 आर्टरीज उठाई किससे? सीलिएक से। नंबर 1 वाज लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड नंबर 2 वाज स्प्लीनिक। उसके बाद एक ह्यूज आर्टरी आएगी जो सप्लाई करेगी लिवर को। ये आपकी ब्रांच नंबर 3। अब यहां से मैंने बताया कि ये हमारा सीलिएक ट्रंक है, और ब्रांच नंबर 3 अब यहां से उठा रहे हैं। किधर जाना है इसको? लिवर की तरफ। तो लिवर की तरफ जैसे ही जाएगी ये लिवर के हाइलम में एंटर हो जाएगी। याद करें, लिवर के हाइलम की तरफ हमने भेजी थी क्या? हेपेटिक आर्टरी। क्या लेके जा रही थी? प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 30% ब्लड। 70% किधर से आएगा? पोर्टल वेन से। ये 30% प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जाहिर है एओर्टा से प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। ये सप्लाई करेगी, और जैसे ही ये ऊपर जाएगी ये क्या बनाने वाली है? 2 ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक इनटू द हाइलम। लेकिन मसला यह है कि जैसे ही ये यहां से गुजरेगी, निकलने के साथ ही सबसे पहले ब्रांच ये दे देगी किसको? लेसर कर्वेचर को। कौन से हिस्से को? ऊपर के नीचे के? नीचे वाले हिस्से को। और नीचे वाले हिस्से को तो ऊपर वाली आर्टरी को नाम डाला था हमने ऊपर वाली को, तो इसका नाम डालेंगे क्या? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? हेपेटिक आर्टरी। और हेपेटिक आर्टरी तो रन कर रही है किसके साथ? लेसर कर्वेचर के लोअर हाफ के साथ। और ऊपर से कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक। ये दोनों आपस में एनास्टोमोस कर देंगी। तो तुम्हारा लेसर कर्वेचर कंप्लीट हुआ कि नहीं? और चौथो, ये नंबर 4th सप्लाई मिली है किसको? स्टमक को। जहां ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हेपेटिक की ब्रांच है। जबकि उधर से देखी थी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, वो स्प्लीनिक की ब्रांच, और यहां से देखा है तुमने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलाइक, वो भी स्प्लीनिक की ब्रांच। अब नीचे से हम एक और एपिपोलाइक लाएंगे, और यकीनन वो राइट वाली होगी, और ये आपस में एनास्टोमोस करेगी। वो देखते हैं वो कौन बनाता है। अब यहां से हम देखें कि ये हेपेटिक तो देख लिया आपने। हेपेटिक राइट गैस्ट्रिक देने के बाद इसका अपना कोर्स कंटिन्यूस रहेगा टुवर्ड्स द लिवर। यस, लेकिन ये जब लिवर की तरफ जाएगी तो ये जो ड्यूडिनम है, क्या इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी? क्या इसके ऊपर से गुजरेगी? जैसे इसके ऊपर से गुजरेगी ड्यूडिनम को एक ब्रांच दे देगी।
आप उसे ड्यूडेनम को क्यों दे रही है? भाई आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूडेनम फोरगट है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूडेनम इज अ फोरगट, क्योंकि जब तक बाइल डक्ट उसमें ओपन न हो जाए तब तक वो फोरगट है, उसके बाद वो मिडगट है। कर्टेन खोल दो, कर्टेन। शेड आ गया, शेड आ गया ना, नीचे शेड है, चलो ठीक है। तो यहां पर ये हेपेटिक आर्टरी आपने यहां पे देखी। अब हेपेटिक आर्टरी जब आपने देखी यहां पर, तो ये किसके ऊपर से पास हुई है? ड्यूडेनम के ऊपर। अब ड्यूडेनम के ऊपर से जो पास हुई है तो इसने एक ब्रांच दी है ड्यूडेनम को। इसको जरा देखें, ये हमें स्टमक मिला और ये मिला हमें ड्यूडेनम। इसने एक ब्रांच दी किसको? ये ड्यूडेनम के बिहाइंड चलेगी, बिहाइंड द ड्यूडेनम गायब हो जाएगी, लेकिन जैसे ड्यूडेनम खत्म हुआ एकदम से ये स्प्लिट हो जाएगी दो में। एक हिस्सा इसका करेगा यकीनन किसको सप्लाई? किसको सप्लाई? ड्यूडेनम को। दूसरा हिस्सा सप्लाई करेगा इसको, किसको? ग्रेटर कर्वेचर के अपर हाफ को कि लोअर हाफ को? तो ये अपर हाफ को सप्लाई किया था लेफ्ट ने, तो इसका नाम क्या होगा? राइट। और ये गैस्ट्रोएपिपलाइक, तो ये भी गैस्ट्रोएपिपलाइक। इसका मकसद ये है कि एक ब्रांच ने सप्लाई किया किसको? ये जो मैंने ऊपर नीचे से ब्रांच उठाई है इसकी हेपेटिक की, एक हिस्सा इसने सप्लाई किया गैस्ट्रो को, तो एक किया किसको? तो इस आर्टरी का नाम होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। बेटा बात नहीं करो, इसका नाम होता है क्या? ये जो मैंने हेपेटिक से अभी उतारी है इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है जिसने दो ब्रांच दी, एक गैस्ट्रिक और एक ड्यूडेनल। और गैस्ट्रिक का नाम गैस्ट्रिक नहीं, दरअसल नाम है इसका राइट गैस्ट्रो एपिपोलाइक आर्टरी। अब मुझे आप बताएं, स्टमक को 5 सोर्सेज मिल गए कि नहीं? और अपने लेसर कर्वेचर के साथ इसने 2 ब्रांचेस का एनास्टोमस बनाया, तो ग्रेटर कर्वेचर के साथ भी 2 ब्रांचेस का एनास्टोमस बनाया, और एडिशनल सप्लाई दी किसको? फंडस को। ये 5 सप्लाईज आपकी स्टमक की हो गई। क्या सिर्फ स्टमक की हो गई कि इसोफेगस भी सप्लाई हो गया? फोरगट होता जा रहा है, और जितनी भी ब्रांचेस दे रही हैं सप्लाई किससे मिल रही हैं? सीलिएक से। वो देना भी सीलिएक को ही है। क्या फोरगट खत्म है? नहीं। क्या ड्यूडेनम नहीं हो गया सप्लाई? क्या पूरा हुआ है कि हाफ हुआ है? हाफ हुआ है। वो हाफ ही होना है, क्यों? क्योंकि फोरगट का हिस्सा है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो हमने उतारी है ये आर्टरी ड्यूडेनल, बात तो दुरुस्त है, ड्यूडेनल है। ये उतारी थी हमने क्या? गैस्ट्रिक। नाम दरअसल गैस्ट्रिक था, लेकिन असल नाम तो उसका था गैस्ट्रोएपिपलाइक, और इसका नाम ड्यूडेनल है। बात समझ में आती है? क्या ये सिर्फ ड्यूडेनल है कि जहां फंसा है तुम्हारा पेंक्रियाज भी? तो फिर कैसे उसको सप्लाई करेगी कि पेंक्रियाज को भी करेगी? और याद करें, पेंक्रियाज को एक सप्लाई स्प्लीनिक से भी मिली है कि नहीं, और एक सप्लाई इससे भी मिलेगी, और इसकी सप्लाई ज़बरदस्त होगी। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको ज़बरदस्त सप्लाई मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर इसको सप्लाई मिलेगी। तो ये सिर्फ ड्यूडेनम को सप्लाई कर रही है ये, कि ये पेंक्रियाज को भी कर रही है? तो फिर सिर्फ ड्यूडेनल नाम इसका सही नहीं है, इसका नाम होना चाहिए पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। क्या होना चाहिए? पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। क्या पूरे ड्यूडेनम को? क्या हाफ को? तो लोअर हाफ के लिए भी कोई और आर्टरी आएगी कि नहीं आएगी? वो आएगी किधर? सीलिएक से कि सुपीरियर मेसेंटेरिक से? और वो भी क्या सिर्फ ड्यूडेनम को करेगी कि वो भी पेंक्रियाज को भी करेगी? तो वो भी तो होगी ना, पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। और ये भी है पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से आ रही है तो ये सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल, और वो नीचे से आएगी तो वो इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल। तो वो इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल कहलाएगी वो आर्टरी जब वहां से आएगी। तो अब मुझे आप बताएं कि अब आपका कोई आर्गन बाकी रहा है क्या? अब आपका लिवर सप्लाई हो गया, पेंक्रियाज आपका सप्लाई हो चुका है, स्प्लीन सप्लाई हो चुकी है, आपने पूरा स्टमक 5 ब्लड सप्लाई से दिया है, इसोफेगस आपका सप्लाई हो गया, ड्यूडेनम आधा सप्लाई हो गया। अब एक चीज़ जो रह गई है जो सप्लाई नहीं हुई है वो है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का क्या मसला है? गॉल ब्लैडर का वैसे कोई मसला नहीं है, ये आपकी 2 आर्टरियाँ जा रही हैं ना, कौन सी? राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, उनमें से एक उठा लो ब्रांच, वो सप्लाई करो तुम अपने गॉल ब्लैडर को भी। कौन सी उठाओगे? लेफ्ट से उठाओगे, राइट से उठाओगे? जाहिर है गॉल ब्लैडर राइट साइड पर है, तो राइट हेपेटिक ब्रांच विल गिव अनदर ब्रांच हियर टू हियर, तो उसका नाम पड़ जाएगा सिस्टिक आर्टरी।
जब भी गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं ना तो सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, क्योंकि जाहिर है सिस्टिक आर्टरी सप्लाइज द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर जब तुम रिमूव करोगे तो सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करके ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि इसे तो नहीं खींच के ले आओगे तो वो तो आर्टरी रप्चर हो जाएगी। तो ये सिस्टिक आर्टरी इज इंपॉर्टेंट आर्टरी इन दैट सेंस आल्सो। तो आपका चलो गॉल ब्लैडर भी सप्लाई हो गया। अब आपका फोरगट का कोई आर्गन बाकी बचा नहीं है जो आपने अभी तक सप्लाई नहीं किया। समझ में आ गया? अब यहां ये तो फोरगट का मसला है, तो मामला सिर्फ फोरगट का तो नहीं है, मामला अभी मिडगट का है। हाफ ऑफ डिडिनम, थोड़ा सा पेंक्रियाज का हिस्सा, 20 फीट का लंबा जेजुनम इलियम, सीकम खुद, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन अभी बाकी रहते हैं। इनको सप्लाई करने के लिए एक और आर्टरी उठेगी, एक और विसरल, एक और अनपेयर्ड विसरल जो सीलिएक से थोड़ा नीचे फ्रंट ऑफ द एओर्टा से, तब तक एओर्टा छुपा हुआ होगा पेंक्रियाज के थ्रू, पेंक्रियाज के बिहाइंड होता है, ये आपको पता है, पेंक्रियाज के बॉडी के बिहाइंड आपका एओर्टा छुपा हुआ है। और जब आप उठाएंगे तो पता चलेगा वहां से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इमर्ज हो रही है। इमर्ज हो रही है कहां? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बिहाइंड द पेंक्रियाज। जबकि सप्लाई करना है इसको जेजुनम इलियम के इतने ह्यूज एरिया को, तो क्या पीछे छुपी रहेगी कि बाहर निकलना होगा? और अगर बाहर निकलना होगा तो याद करें मैंने आपको दिखाया था कि पेंक्रियाज का जो हेड होता है, हेड के नीचे एक छोटा सा प्रोसेस होता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं अनसाइनेट प्रोसेस। रेस्ट ऑफ द हेड और अनसाइनेट प्रोसेस के बीच में ये फिशर होता है, गैप होती है। और यहाँ से जो एओर्टा पास होगा, ऐसे जो मैं उठाऊंगा और यहाँ से जो नजर आएगी क्या? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो वो पीछे तो नहीं रहेगी, ये आगे आने की कोशिश करेगी। तो निकलने का रास्ता है कौन? अनसाइनेट प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियाज के बीच में जो फिशर है, उससे ये बाहर निकल आती है। ये चल के डायग्राम में दिखाता हूं। और जैसे ये बाहर निकलेगी, किसको क्रॉस करेगी? नीचे ये कौन है? इस अनसाइनेट प्रोसेस के नीचे पहले तो अनसाइनेट को क्रॉस करेगी, उसके बाद कौन होगा? ड्यूडिनम। ये आपको पता है, यहां से कौन? ड्यूडिनम का कौन सा हिस्सा? थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को क्रॉस करेगी, और जैसे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को क्रॉस करती है तो उसके बाद सीधी नीचे नहीं जाती, कर्व होके ऐसे जाती है और पहुंच जाती है हमारे राइट इलियक फोसा तक, जहां तुम्हारा सीकम वगैरह ये सारे बैठे हुए हैं, ये यहां तक पहुंच जाती है और इधर आके खत्म हो जाती है। तो ये कर्व के साथ ऐसे पहुंचेगी। कौन? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इस तरीके से यहां पर पहुंची है और अपने रास्ते में ब्रांचेस देना शुरू करेगी। सबसे पहले ब्रांच कौन सी देगी? अब यहां से वो पहले ही ब्रांच, पीछे ही है तो पहले ही ब्रांच दे देगी, ये वाली। क्या ड्यूडिनल के पेंक्रियाज का भी हिस्सा? तो पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल। कौन सी पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल? इंफीरियर पेंक्रियाटिक। तो पहली ब्रांच ही होगी इंफीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल। क्या के लिए आएगी? कि वो सुपीरियर के साथ एनास्टोमोस बनाएगी। तो इसका मकसद ये है कि सीलिएक अपनी तरफ से दे रहा है लास्ट ब्रांच सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल, जबकि सुपीरियर मेसेंटेरिक दे रहा है अपनी पहली ब्रांच इंफीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल। ये दोनों की यहां पर एनास्टोमोस हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस तो होना है ना। और इंफीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल ऐलान करेगी कि मिडगट की सप्लाई मेरी तरफ से शुरू समझो। और यहां से क्या सप्लाई हुआ? यहां से सप्लाई हुआ तुम्हारा ड्यूडिनम भी और थोड़ा सा पेंक्रियाज भी। और उसके बाद फिर पता चला कि जेजुनम इलियम के 20 फीट इतने लंबे कॉइल बैठे हुए हैं, इनको सप्लाई फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक का ही जाहिर है, इसकी जिम्मेदारी है। क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि सीकम और अपेंडिक्स और कोलोन की भी जिम्मेदारी इन्हीं की है? तो ये सारा जब सप्लाई होगा तो मिडगट तुम्हारी सप्लाई हो जाएगी। यहां पर देखना लाइट आई है नहीं? चलो इसको ऑफ करो, तुम भी थोड़ा रेस्ट करो।